हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 74 के बारे में। अगर हम भाग 74 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 73 तक तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इन जे श्रृंखलाओं का आनंद लीजिए और इससे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन जे श्रृंखलाओं का जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितनी व्याख्या की जाती हैं, आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और इस समय आप देखेंगे कि जो यूपी आर ओ 2024 का एग्ज़ाम है और यूपी पीसीएस जो 2024 का एग्ज़ाम है, उसमें उन दोनों एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे कि इन जे श्रृंखलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो इस आप लोग इसे नोट्स बनाते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं। और तो चलिए बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 74 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फैसले दिए गए हैं और इस तरह के जो निर्णय लिए गए हैं वो किस उच्च न्यायालय के निर्णय हैं? वो है आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायालय है। और अब देखिए कि कौन सा वाद है। पहले आप लोग केस आप लिख लीजिए, कौन सा है? रहमतुल्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो यह केस है, आप लोग केस अब कब का है? 1994 का है। ठीक है, 1994 का है। और फिर इसके बाद आप लोग नोट डाउन करिए कि इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ठीक है, तो इसमें का जो आगे का जो अधिनियम बनकर आया वो है मुस्लिम महिलाएं, ये आपका अधिनियम है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके तहत आपका 3 तलाक बैन है। ठीक है, विवाह अधिकार संरक्षण, मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम और ये अधिनियम कब का है? 2019 का है, 2019 का। और इस अधिनियम के तहत भारत में 3 तलाक को बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप लोग नोट डाउन करिए कि पहली बार जो किसी उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था 3 तलाक के बारे में, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और जो अधिनियम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 3 तलाक भारत में अपराध घोषित है, यानी कि अवैध है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं। अगर आप कोई लक्ष्य बना रहे हैं तो उसके लिए आप लोग तैयारी करिए। और लक्ष्य बनाने का मतलब ये नहीं होता कि बस बनाकर छोड़ दें। ठीक है, तो उसके तहत उसके आधार पर इस तरह से आप लोग तैयारी करें। और लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आप लोगों में आत्मविश्वास होना चाहिए। और इस तरह से आप लोग नोट्स एकदम बनाते रहें और पढ़ाई को अपने सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से ले चलें। अगर आप लोगों को खुद के ऊपर भरोसा है, आत्मविश्वास है, तो आप एक दिन पूरी दुनिया को अपने कदमों में ला सकते हैं। नहीं तो अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आप खुद ही एक दिन पूरी दुनिया के कदमों में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़िए, समझिए, सोचिए और नोट्स बनाते रहें। और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, जो आपके सफलता में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जो आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन का जो सबसे पहली सीढ़ी होती है सफलता की, वो उसके नोट्स ही माने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं किस किस चीज़ से? संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, या उपर्युक्त सभी से। तो आप लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़े हैं तो आप लोगों को एकदम आसान होगा इस प्रश्न का आंसर देने में। तो आप लोग समझिए और ये सोचने का प्रयास कीजिए कि किन किन चीज़ों से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होंगे। ठीक है, अगर उतना आप लोग समझेंगे तो आप लोगों के लिए आंसर देना बहुत ही आसानी हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से
पूछ लिए जाते हैं और ये आपके कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं जो कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। तो आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पता होंगी तभी आप लोग इसको कर सकते हैं, नहीं तो यह आपके किसी भी अनुच्छेद में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारे चीज़ों से आप लोगों का केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होंगे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी से संवैधानिक प्रावधानों से भी होंगे, नियोजन प्रक्रिया से भी होंगे, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से भी होंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें आप लोग समझिए और नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, वो आपके 12 हैं। तो उनमें से किस एक से केंद्र राज्य संबंध संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम सावधानीपूर्वक करिएगा कि पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, और इस पर बहुत सारी समितियां भी बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। और केंद्र राज्य संबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 254, ठीक है, अनुच्छेद 245 से 255 तक हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक हैं। और यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए कि किस अनुसूची से संबंधित हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अनुसूची। ठीक है, तो इसमें से कौन सी है, 7वीं अनुसूची है, 7वीं। ठीक है, तो 7वीं में क्या दिया गया है, 7वीं अनुसूची में उसमें 3 सूची का जिक्र है, जो है संघ, राज्य और समवर्ती। और समवर्ती जो आप देखेंगे कि समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझिए कि 7वीं अनुसूची से भारत में केंद्र राज्य संबंध संबंधित हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए कि 6वीं में क्या दिया गया है, 6वीं अनुसूची। तो 6वीं में क्या है, 6वीं में आप देखेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। ठीक है, तो हम उसको एसटी लिख देते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि इसमें भाषा है, कितनी है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं जो है ये अगर भूमि सुधार से है, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची पर कोई भी न्यायालय सुनवाई नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने संसद को एक चेतावनी दी थी कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, और वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का व्याख्या भी किया गया था। और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है भारतीय संविधान के मूल ढांचे में आता है। ठीक है, और उसके आधार पर, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है 9वीं अनुसूची के कानूनों को वहाँ पर समीक्षा कर सकता है। ठीक है, और यह बात आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जब 9वीं अनुसूची को बनाया गया था पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, तो उस समय इसमें के जितने भी जो नियम कानून थे, अधिनियम थे, उस पर सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन 1973 के बाद जितने भी इसमें नियम कानून है, जितने भी अधिनियम है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने शक्ति जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत इस पर सुनवाई या समीक्षा इसका
कर सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर इस पर वाद विवाद न्यायालय में नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए 9वीं अनुसूची जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, और कॉफ़ी को कहवा से आपका कॉफ़ी बनता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करिए, और इसमें का जो आंसर होगा कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करिए कि भारत में 2 प्रकार के कॉफ़ी के 2 किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए कि भारत में कॉफ़ी की 2 किस्में पाई जाती हैं। कॉफ़ी की 2 किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला जो है आपका अरेबिका है, और दूसरी कॉफ़ी जो है रोबस्ता है, रोबस्ता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। और 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। 21-22 का एकदम प्रेजेंट का डाटा है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, ये आपके करेंट में भी आ जाएंगे और जियोग्राफी में भी आ जाएंगे। तो आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। अब देखिए कौन से हैं। तो सबसे उत्पादित जो है कर्नाटक में हो रहा है, तो कितना प्रतिशत हो रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत हो रहा है कि भारत के कुल उत्पादन का कर्नाटक राज्य में 70.66% होता है। 70.66% होता है भारत के कुल उत्पादन का। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर्नाटक सीधे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के कुल उत्पादन का हम बात कर रहे हैं। 70, यहाँ पर 77 नहीं है, 70 बोले हैं ना, 70.66% है। ठीक है, दशमलव का जो जितने भी अंक होंगे, चाहे 10 होंगे, तो उसमें आप एक साथ नहीं गिनती कर सकते, क्योंकि वो आप लोगों का गलत होगा। उसमें एक सिंगल जो नंबर्स होते हैं उनको लिया जाता है। जैसे कि 70.66 होगा, यहाँ पर हम 66 नहीं बोल सकते, 66 वहाँ पर गलत होगा। और ऐसा अगर बोला जा रहा है तो मान लीजिए कि वहाँ पर वो गलत बोला जा रहा है, सिंगल अंक लिए जाते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद का, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 70.66%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर कुल उत्पादन का कर्नाटक में कितना आता है, 70.6%। फिर उसके बाद देखिए कि केरल राज्य है, केरल में दूसरे नंबर पे आता है, कितने परसेंट है, ये है 20.44% है। फिर उसके बाद आ जाएगा तमिलनाडु, और ये तीनों राज्य जो हैं आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। और तमिलनाडु में कितना आता है, 5.25% होता है। तो इस तरह से कॉफ़ी के बारे में हम लोग जानकारी लिए, और 2021-22 का आंकड़ा है, तो इसको आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मसालों का बागान कहा जाता है। सबसे आसान प्रश्न यही है, सिर्फ हमने आप लोगों को इसलिए इस प्रश्न को बताया कि जो 2020-21 का आंकड़ा है उसके अनुसार जो मसालों का जो उत्पादन किया जा रहा है वो कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि केरल राज्य में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, और वहाँ के मसाले जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और काली मिर्च जो होता है भारत में केरल राज्य में होता है, और काली मिर्च को काला सोना भी बोला जाता है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के भी मसाले बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 2020-21 के आंकड़े के अनुसार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार शीर्षस्थ मसाला उत्पादक राज्य, शीर्षस्थ मसाला उत्पादक राज्य।
ठीक है, मसाला उत्पादक राज्य। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोगों का जो नोट्स बेहतरीन तरीके से बना के जाएगा। पहला जो है आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसीलिए आप लोगों को यह बताया कि अगर कभी प्रश्न दे दे कि भारत 2001 जो नए डाटा के अनुसार भारत में जो सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन किया जाता है किस राज्य के तहत किया जाता है, वो आप लोग केरल कभी मत मारिए, क्योंकि केरल को मसालों का बागान कहा जाता है, क्योंकि केरल में तरह तरह के मसाले होते हैं, इसलिए उसे मसालों का बागान कहा जाता है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो मसाला उत्पादक राज्य हैं 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि राजस्थान है और तीसरे नंबर पर गुजरात है। तो 3 राज्यों का आप लोग नाम याद रखें, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में और आंसर देने में, और अगर एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग वहाँ पर भटके नहीं और वहाँ पर विचलित भी न हो। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। ठीक है, कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? ओडिशा, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो उड़ीसा राज्य को हम लोग इलायची के उत्पादन के लिए नहीं जानते हैं, तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि छोटी इलायची, छोटी इलायची 2 प्रकार की होती हैं, छोटी और बड़ी। तो छोटी इलायची और इलायची के जो पहाड़ को बोला जाता है, इलायची के जो पहाड़ पाए जाते हैं वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, नीलगिरी के साइड में, और जिसको बोला जाता है कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ उसको बोला जाता है। तो छोटी इलायची के लिए जो उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद हम बड़ी इलायची की अगर बात करें, बड़ी इलायची होता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो छोटी बड़ी इलायची जो है एक ही जगह नहीं पाई जाती हैं, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। छोटी इलायची दक्षिण भारत में और बड़ी इलायची का जो है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होता है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था, जौनपुर राज्य का। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जौनपुर राज्य के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जौनपुर। ठीक है, तो जौनपुर को भारत का सिराज भी बोला जाता है, हिंद सिराज भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो इब्राहिम शाह, वहाँ पर जो शर्की शासक थे मलिक सरवर ने जौनपुर में शर्की वंश का, स्वतंत्र शर्की वंश का स्थापना किया था। और शर्की शासकों के शासनकाल में, और शर्की शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किया है? 85 वर्ष तक उन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो वहाँ पर उनके शासनकाल में जौनपुर का जो उत्कर्ष हुआ, जो उद्भव हुआ, वो अपने चरमोत्कर्ष पर था, और इसीलिए जौनपुर को उनके शासनकाल के दौरान भारत का सिराज या हिंद सिराज बोला जाता है। तो जौनपुर की जो स्थापना किया गया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं, यहाँ पर हम सदी लिख दे रहे हैं, 14वीं सदी में तुगलक वंश के शासक, ठीक है, तुगलक वंश के शासक, इस तरह से आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए बढ़िया से। शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और तुगलक वंश में देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक यानी कि जीएसटी, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी, और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक एफएसटी। ये तीनों जीएसटी, एफएसटी, एमबीटी सारे के सारे जो हैं आपके तुगलक वंश में देखने को मिलेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई, अपने चचेरे भाई
चचेरे भाई की स्मृति में, स्मृति यानी कि याद में हम लिख देते हैं सीधे, चचेरे भाई की याद में नींव रखी, क्या रखी, नींव रखी या निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बनवाया। और इसका चचेरा भाई कौन था, वही था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इस तरह से हम बीटी अब लिख लेंगे तो इसको हम मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म है तुगलक वंश का। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोगों को पता भी रहेगा। FST, गयासुद्दीन तुगलक, GST। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। तो चचेरे भाई की याद में जौनपुर नगर की स्थापना किया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1394 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में यहाँ का सूबेदार था एक मलिक सरवर। कौन था, मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र शर्की शासक की स्थापना किया। स्वतंत्र शर्की शासक यानी कि शर्की वंश की स्थापना की। ठीक है, एक डेट ये आप लोग याद रख लीजिए, स्थापना की। ठीक है, और एक डेट और याद रख लीजिए, ये 1394 की बात हो गई। अब बात करते हैं एक डेट और 1479 में बहलोल लोदी। ठीक है, 1479 में बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर पुनः दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और उस समय जो बहलोल लोदी ने किसको पराजित किया था, उस समय जौनपुर का शासक जो था वो था हुसैन शाह। ठीक है, तो हुसैन शाह को पराजित किया। ठीक है, तो जौनपुर का अंतिम शासक कौन हो गया, वो हो गया आपका हुसैन शाह। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी वंश के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को कभी भी भूलेगा नहीं। और इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया है। और अटाला मस्जिद के बारे में हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चाहे आप UPPCS उठाइए, चाहे UPSC IAS का प्रश्न उठाइए, चाहे स्टेट PSC उठाइए, चाहे वहाँ पर आप लोग SSC का एग्ज़ाम उठाइए, हर एक एग्ज़ाम्स में अटाला मस्जिद के बारे में पूछा गया है, मिलान करने के लिए दिया। और उसका जो स्थापना किया गया था इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। वैसे इब्राहिम शाह शर्की ने अटाला मस्जिद का जो निर्माण की नींव रखी थी, लेकिन उसके शर्की शासकों के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया। कहाँ पर है, जौनपुर में। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टों को आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। कौन सा कर, जजिया कर। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जजिया कर होता क्या है। ठीक है, तो जजिया कर क्या होता है कि जजिया कर एक प्रकार का ऐसा जो कर था जो धार्मिक कर था और गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मध्यकाल का कर है, जो गैर मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था उसको जजिया कर बोला गया। और सबसे पहले जो जजिया कर कौन लगा था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद वहाँ से जजिया कर का प्रारंभ हुआ और इसको आप देखेंगे कि भारत में अन्य समुदायों पर भी लगाया गया था। और जो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की समाप्त किया था वो था जैन उल आबदीन। ठीक है, तो ये जो था आप देखेंगे कि ये कहाँ का शासक है, ये आपका कश्मीर का शासक है। और इसको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है, जबकि यह अकबर से पहले का शासक था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सोचिए कि यह अकबर से पहले का शासक है और इसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1420 ईस्वी में, ठीक है, 1420 ईस्वी में कश्मीर के अली शाह, कश्मीर का शासक था यह। ठीक है, कश्मीर का शासक था अली शाह। और अली शाह के भाई, इसका भाई था शाही खां। शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से, शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से। ठीक है, जैन उल आबिदीन के
नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बैठा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है, कश्मीर का अकबर। अब सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि अकबर कब है और ये जैनुल आबदीन कब है। इसको जैनुल आबदीन भी बोला जाता है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। और इसके शासन काल में आप देखेंगे कि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर विकास किया गया था और इसके शासनकाल में साहित्य का भी वहाँ पर फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करिए। और यह प्रश्न पूछता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? वो था जैनुल आबदीन। और सर्वप्रथम जजिया कर कौन समाप्त किया? जैनुल आबदीन। और अकबर ने भी जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन कुछ साल 2-3 साल के बाद ही अकबर ने फिर से जजिया कर लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्वान राणा कुंभा के दरबार से संबंध नहीं रखता? ठीक है, किसके दरबार से? राणा कुंभा के दरबार से संबंध नहीं रखता। कौन सा है? मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, टिल्ला भट्ट और नाथा। और अब देखेंगे कि राणा कुंभा कहाँ है? राजस्थान राज्य में, राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में है। तो वहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म को नेग्लेक्ट किया गया है और वहाँ पर ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो जैन धर्म से संबंध हैं वो आपके मुनि विजिन विजय सूरी, ये आपके जैनाचार्य में आते हैं और इसीलिए ये आप देखेंगे कि राणा कुंभा के दरबार से संबंध नहीं रखते। और बाकी तीनों जो हैं, मुनि सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट और नाथा जो हैं, ये आपके राणा कुंभा के दरबार से संबंध रखते हैं। और इस तरह से प्रश्न आप लोग अगर फैक्चुअल लोगों के पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हैं तो इस तरह के प्रश्न आप लोग अंदाज़ा से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्न रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे सीधा पूछा यही जा रहा है कि शीशा के प्रिज्म में सबसे कम विचलित कौन सा रंग होगा? ठीक है, तो कुल मिला के किसी सफ़ेद प्रकाश में 7 प्रकार के रंग पाए जाते हैं। तो उसको विबग्योर से, इन धनुष के रंगों को विबग्योर से वहाँ पर नवाजा जाता है, लिखा जाता है। तो वहाँ पर उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्न रंगों में से कौन सा रंग जो है शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा? ठीक है, तो शीशा के प्रिज्म में जिस रंग का वेग सबसे ज़्यादा होगा वो आपका कम विचलित होगा और जो सबसे कम वेग होगा उसका जो विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम विचलित होगा यानी कि उस रंग का वेग शीशा के प्रिज्म में सबसे ज़्यादा है। कौन सा है? वो है आपका लाल रंग। ठीक है, तो लाल रंग का जो वेग होता है शीशा के प्रिज्म में सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए यह कम विचलित होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा वो कौन होगा? बैगनी रंग होगा, सबसे ज़्यादा विचलित। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा? वो बैगनी रंग होगा, क्योंकि शीशा के प्रिज्म में बैगनी रंग का जो वेग होता है सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उनका जो थ्योरी है या जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो जिससे आप लोगों का नोट्स एकदम अच्छे से बन जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? कच्चे तेल एवं ताज़े फल, दूध, घी और दालें। ठीक है, आप जानते हैं कि विटामिन सी के जो सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं वो होते हैं आपके रसदार फल। ठीक है, तो जिसमें नींबू हो गया, आंवला हो गया, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आपका आंवला में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है और इसमें जबकि वहाँ पर रसदार फल का नाम नहीं दिया गया है, नींबू का नाम नहीं है, आंवला का नाम नहीं है, तो यहाँ पर जो होगा कच्चे एवं
ताज़े फल होंगे। ठीक है, तो विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाएंगे कच्चे एवं ताज़े फल। दूध में आपका कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैल्शियम, कैल्शियम जो है हड्डी के मजबूती में काम आता है और दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। घी वसा का अच्छा स्रोत है, घी जो है वसा का अच्छा स्रोत है। दालें आप देखेंगे कि प्रोटीन्स का अच्छा स्रोत है, प्रोटीन्स, यहाँ पर प्रोटीन्स के अच्छे स्रोत दाल मानी जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस खाद्य पदार्थ में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में जो रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त होता है उसके बारे में आप लोग बताना है। बोरेक्स है, सोडियम टेट्राथाइनोट है, सोडियम थायोसल्फेट है, अमोनियम मॉलिब्डेट है। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट का जो प्रयोग होता है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, IDBI का स्थापना कब हुआ था। आप देखेंगे कि 1964 ईस्वी में हुआ था। और इस प्रकार के प्रश्न जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न होते हैं और इस तरह के प्रश्न जो है वनडे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ये बातें नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। ठीक है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का जो आधार है वो कौन सा है, राष्ट्रीय आय, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय या उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो अब जानते हैं कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर ही भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। और ये कितने हैं, इनको हम सीधे डायरेक्ट लिखते हैं। इनको 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आपका CPI IW, और इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। और IW क्या होगा, और देखेंगे कि इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। फिर इसके बाद दूसरा जो है आप देखेंगे, दूसरा है आपका CPI AL। CPI का अर्थ तो यही होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। AL क्या होता है, एग्रीकल्चर लेबर्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर्स, कल्चरल TURA कल्चरल लेबरर्स, LABOURERS लेबरर्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स CPI हो गया। फिर इसके बाद तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है, ये होता है आपका CPI RL। तो CPI का अर्थ है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही हो गया। तो RL का क्या होता है, अर्थ है रूरल लेबरर्स। RL का जो होता है रूरल लेबरर्स। RL रूरल लेबरर्स। और चौथा जो इंडेक्स इसमें होता है, आप देखेंगे कि AI CPI, और ये होता है रूरल डेवलपमेंट, रूरल अर्बन।
रूरल अर्बन। तो ये होता है सीपीआई। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर सीपीआई का लिखेंगे नहीं। फिर एआई का क्या होता है, एआई का होता है ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया। यहाँ पर हम सीपीआई लिख देते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और फिर यही आ जाएगा आपका रूरल अर्बन, रूरल अर्बन, ठीक है। तो इस तरह से उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो निर्धारण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है। कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, नाबार्ड या सिडबी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कृषि के लिए आपका नाबार्ड होता है। तो नाबार्ड की जो स्थापना है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड की जो स्थापना है ये आपका 1982 का हुआ है। आईसीआईसीआई की अगर हम बात करें, आईसीआईसीआई, ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1955 में। तो स्थापना बस आप लोग लिख लीजिए, और मुख्यालय आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर इनका मुख्यालय है। फिर उसके बाद आईएफसीआई की बात करें, आईएफसीआई, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे कि ये औद्योगिक शाख वित्त निगम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि इंडस्ट्री फंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आईएफसीआई का जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। और फिर उसके बाद सिडबी की अगर हम बात करें, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था आपका 1990 में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्थापना वर्ष लिख लीजिए, और इनको इनका मुख्यालय जो है आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों को लिखिए, और जो आप लोगों से कहा जाता है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग देते रहेंगे तो आप लोगों का नॉलेज जो है वो गेन होता रहेगा और बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यह प्रश्न जो था इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। और इन जो श्रृंखलाओं से आप लोग नोट्स बनाते रहें, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। और ख़ास तौर से यूपी आर 2024 और यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से जीएस के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।